मैं एक स्लीप ओवर में सोकर उठा और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अपनी पूरी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ 2 घंटे थे। मैंने नीचे हाथ लगाया और कपड़े को छूते ही समझ गया कि बिस्तर गीला हो चुका था। सुबह के 5 बजे थे। मेरा बैकपैक सोफे के पास रखा था। मैं हाथों और घुटनों के बल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैंने अपने अतिरिक्त पजामे निकाले। तभी ब्रैंडन अचानक सीधा उठकर बैठ गया। वह सोफे से पैर नीचे लटकाकर खड़ा हुआ और सीधे मेरी तरफ से गुजर गया। उसका पैर मेरे हाथ से शायद 4 इंच दूर पड़ा। मैंने सांस तक नहीं ली। बाथरूम का दरवाजा खोला और पेशाब करने लगा। मुझे लगा जैसे पूरा 1 साल बीत गया हो। आखिरकार वह वापस सोफे पर धम्म से लेट गया और 30 सेकंड के भीतर फिर से खर्राटे लेने लगा। मैं पूरे 1 मिनट तक वहीं कांपता रहा। मैं पंजों के बल बाथरूम तक गया, अपने अतिरिक्त पजामे पहन लिए और गीले कपड़ों को सिंक के नीचे रखे। फिर मैं वापस लिविंग रूम में आया। मैंने स्लीपिंग बैग को नीचे से पकड़ा और उसे धीरे धीरे गलियारे की तरफ घसीटना शुरू किया। कारपेट पर उसके घिसटने से हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं हर 2 सेकंड में रुक जाता, यह सोचकर कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। कमरे के बीच तक पहुंचा ही था कि जोश का फोन उसके सिर के पास अचानक जगमगा उठा। आखिरकार मैं स्लीपिंग बैग को लॉन्ड्री रूम तक ले गया। मैंने उसे और गीले कपड़ों वाले बैग को वॉशिंग मशीन में ठूंस दिया और मशीन का डायल जितना धीरे हो सकता था उतना धीरे घुमाने लगा। हो तभी गलियारे की लाइट जल उठी। जोश की मां सामने खड़ी थीं। उन्होंने गाउन पहन रखा था। मैंने घबराकर मुंह खोला। मैंने अपने स्लीपिंग बैग पर दूध गिरा दिया था। नहीं चाहता था कि वह रात भर पड़ा रहे। उन्होंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रहीं। फिर वे मेरे पास से गुजरकर रूम में गईं। ऊपर वाली अलमारी खोली, वहां से डिटर्जेंट की एक बोतल निकाली, ड्रायर के ऊपर रख दिया। फिर उन्होंने मेरे पीछे वाले स्टोर क्लोसेट की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां एक अतिरिक्त कंबल रखा है। मैंने डिटर्जेंट डाला, कंबल निकाला, वापस लिविंग रूम में आया और जाकर लेट गया। ब्रैंडन अपनी पीठ के बल सो रहा था। अब सिर्फ एक इंसान सच जानता था और वह किसी से एक शब्द भी कहने वाली नहीं थी।